मीना नाम की एक शिक्षिका थी जो कि एक प्राथमिक स्कूल में 5वीं कक्षा की क्लास टीचर थी। उस शिक्षिका की एक आदत थी कि वो हमेशा अपने क्लासरूम में आते ही क्लास के सभी बच्चों को लव यू ऑल बोला करती थी। लेकिन वह मीना अंदर ही अंदर जानती थी कि वो सत्य नहीं बोल रही है, क्योंकि वह अपने क्लासरूम के सभी बच्चों से एक जैसा प्रेम नहीं करती थी। उस क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा था जो उस मीना को बिल्कुल पसंद नहीं था, और उस बच्चे का नाम संजू था। संजू हर रोज़ बहुत ख़राब स्थिति में स्कूल में आ जाया करता था। यानी कि संजू के बाल हर रोज़ ख़राब होते थे, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान और उसके जूतों के बंद हर दिन खुले रहते थे। पढ़ाई के दौरान भी संजू का ध्यान कहीं और ही रहता था। जब उसकी मैडम उसको डांटती थी तब वह चौंक कर उन्हें देखता था, मगर संजू की खाली खाली नज़रों से यह साफ पता चलता था कि संजू शारीरिक रूप से क्लास में उपस्थित होने के बावजूद भी वह मानसिक रूप से कहीं और ही है, यानी कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। धीरे धीरे उस शिक्षिका को संजू से बहुत नफरत सी होने लगी और क्लासरूम में घुसते ही संजू अपनी शिक्षिका की आलोचनाओं का निशाना बनने लगता था। सब बुराई के उदाहरण संजू के नाम पर किए जाते थे और क्लासरूम में स्थित सभी बच्चे संजू पर खिलखिलाकर हंसते रहते थे, और वो शिक्षिका हर रोज़ संजू को अपमानित महसूस करके संतोष प्राप्त करती रहती थी। और संजू ने भी कभी किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया। एक बेजान पत्थर की तरह संजू उसकी मैडम को लगता था, जिसके भीतर आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। संजू अपनी मैडम की प्रत्येक डांट और सज़ा के जवाब में वो उन्हें बस खाली नज़रों से देखता रहता था और अपना सिर झुका लेता था। अब मीना को संजू से गंभीर नफरत हो चुकी थी। अब पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रगति रिपोर्ट बनवाने का समय आ चुका था। तो मीना ने संजू की प्रगति रिपोर्ट में बहुत सारी बुरी बातें लिख दी जो सब संजू में थी। छात्रों के प्रगति रिपोर्ट को उनके माँ बाप को दिखाने से पहले स्कूल के हेडमास्टर के पास जाया करती थी। जब हेडमास्टर ने संजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखी तो उन्होंने संजू की क्लास टीचर को बुला लिया और उनको कहा कि मैडम, प्रगति रिपोर्ट में आपने संजू की प्रगति के बारे में कुछ तो लिखना ही चाहिए था ना। आपने संजू के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है, इससे उसके पिताजी बहुत निराश हो जाएंगे। फिर मीना ने हेडमास्टर जी से कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ सर, लेकिन संजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और बहुत निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति रिपोर्ट में उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। फिर मैडम ने घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। उसके अगले ही दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की टेबल पर संजू के पिछले सालों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। उसके अगले दिन जब मैडम ने अपने क्लासरूम में प्रवेश किया तो उनकी नज़रें संजू की पिछले साल की प्रगति रिपोर्ट पर पड़ी। मैडम ने उसे पलट कर देखा तो उन्हें यह पता चल गया था कि यह संजू की प्रगति रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षा में भी संजू ने यही गुल खिलाए होंगे, और उन्होंने संजू की कक्षा 3 की रिपोर्ट खोल ली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर मैडम की आश्चर्य की कोई सीमा न रही, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि प्रगति रिपोर्ट की तारीफ़ों से भरी पड़ी है। संजू जैसा होशियार बच्चा हमने आज तक नहीं देखा, और संजू बेहद ही संवेदनशील बच्चा है और वो अपने मित्रों और शिक्षकों को बेहद लगाव करता है। अंतिम सेमेस्टर में भी संजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। फिर मैडम ने अनिश्चित स्थिति में संजू की कक्षा 4 की रिपोर्ट खोल ली। संजू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया और उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा था। संजू की माँ को कैंसर हुआ था और घर का उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था, जिसका प्रभाव संजू की पढ़ाई पर पड़ा। यह सब कक्षा 4 की प्रगति रिपोर्ट में लिखा हुआ था, और नीचे हेडमास्टर ने यह भी लिखा था कि संजू की माँ अब मर चुकी है और इसके साथ ही संजू के जीवन की चमक भी और रौनक भी कहीं चली गई है। इसीलिए संजू को बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। यह सब पढ़कर संजू की क्लास टीचर के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया और मैडम की आंखों में आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। उसके अगले ही दिन संजू की मैडम जब अपने क्लासरूम में आई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना हर रोज़ का वो व्याख्यांश आई लव यू ऑल फिर से दोहराया। लेकिन मैडम आज भी जानती थी कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लासरूम में बैठे हुए एक उलझे बालों वाला बच्चा, यानी कि संजू के लिए जो प्रेम वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह क्लासरूम में बैठे हुए बाकी बच्चों से बहुत अधिक था। मैडम ने पढ़ाई के दौरान रोज़ाना दिनचर्या की तरह संजू पर एक सवाल पूछा और हमेशा की तरह संजू ने अपना सिर नीचे झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम ने कोई डांट फटकार नहीं की और उसके सहपाठियों से हंसी की आवाज़ उसके कानों में ना पड़ी, तो उसने अचंभे में अपना सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। उनके चेहरे पर आज कोई क्रोध और द्वेष का भाव नहीं था।
बल्कि आज वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने संजू को अपने पास बुलाया और उसे उस सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। संजू को 3-4 बार आग्रह करने के बाद अंततः संजू बोल ही पड़ा और उसके जवाब देते ही उसकी शिक्षिका ने न सिर्फ खुद खुश होकर के तालियां बजाई बल्कि अपने क्लासरूम में बैठे सभी बच्चों पर तालियां बजवाई। इसके बाद यह तो हर रोज़ की दिनचर्या बन गई। संजू की शिक्षिका के हर प्रश्न का उत्तर अपने आप बताती और खूब सराहना और तारीफ करती। अब प्रत्येक अच्छा उदाहरण संजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना संजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर फिर से बाहर आ गया। अब मैडम को प्रश्नों के साथ साथ उत्तर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब संजू बिना किसी की त्रुटि के उत्तर के सभी को प्रभावित करता था। नए नए प्रश्न पूछकर सभी बच्चों को हैरान करता था। अब संजू के बाल कुछ सुधरे हुए थे, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और संजू ने अपने क्लास में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। यानी कि संजू अब दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। 5वीं कक्षा के विदाई समारोह में सभी बच्चे अपने क्लास टीचर के लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए। मैडम को टेबल पर ढेर लग गया। इनकी खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा हुआ था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे और किसी को यह जानने में देर न लगी कि यह उपहार संजू ही लाया होगा। मैडम ने उपहार को उस छोटे से पहाड़ में से लपक कर संजू के द्वारा लाए हुए उपहार को निकाल लिया और उसे खोलकर देख लिया। उस उपहार के अंदर एक महिलाओं के द्वारा यूज़ करी गई इत्र की आधी यूज़ की हुई शीशी थी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप उस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में बड़े से कंगन को पहन लिया। यह दृश्य देखकर सब बच्चे हैरान हो गए, खुद संजू भी। मैडम के पास गया और खड़ा हो गया। उसके कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम से बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने संजू को अपने गले से लगा लिया। अब संजू दूसरे स्कूल में जाने वाला था और अब उसे दूसरे स्कूल में दाखिला भी ले लिया था। समय बीतने लगा और दिन सप्ताह महीने में, महीने साल में बदलते गए। लेकिन हर साल के अंत में मैडम को संजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता था, जिसमें लिखा होता था कि इस साल कई नए शिक्षकों से मिला, लेकिन मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर संजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला समाप्त हो गया। कई साल गुजरने के बाद मैडम अपने काम से रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल से संजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था, मैडम इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, पर आप जैसा कोई नहीं मिला। आपका डॉक्टर संजू। उस पत्र के साथ में विमान से आने जाने वाले टिकट का उस लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज़ न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से शादी में जाने की अनुमति ली और वह संजू को शहर को जाने के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पर पहुंची तो वह थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा शादी के समारोह तो समाप्त हो चुका है, लेकिन यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर में बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक चुके थे कि आखिर शादी में ऐसा कौन आना बाकी है। लेकिन संजू विवाह समारोह में विवाह के मंडप की बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए अपनी मैडम के आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया, संजू ने उनकी ओर लपका और उनका एक वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब भी कंगन पहना हुआ था और सीधा मंच पे लगाया। संजू ने अपने हाथ में माइक पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था